तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा कर शाम तक खबरें किस तरह से आगे बढ़ रही थी पूरे दिन का। ब्रिटेन में अजीबोगरीब संकट पैदा हुए। पहले ट्रक ड्राइवर्स की कमी का संकट पैदा हुआ, अब वहां पर एक डेंटिस्ट क्राइसिस खड़ा हो गया है। ब्रिटेन में डेंटिस्ट की भारी कमी हो गई है। आलम यह है कि डेंटिस्ट की गैर मौजूदगी में लोग खुद ही अपने दांत उखाड़ रहे हैं। जी हां, पूरा मामला देखिए। पहले ट्रक ड्राइवर्स की कमी से जूझे और अब डेंटल इमरजेंसी जैसे हालात। कोरोना ने दुनिया भर के देशों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ब्रिटेन इसकी वजह से अलग ही तरह के संकट में फंसा हुआ है। यहां अब डेंटिस्ट क्राइसिस खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के सरकारी अस्पतालों में 1 लाख लोगों के इलाज के लिए सिर्फ 32 डेंटिस्ट ही हैं। ब्रिटेन का डेंटिस्ट क्राइसिस कितना बड़ा हो गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि लोग अपने दांतों को बचाने के लिए खुद ही खराब दांत उखाड़ रहे हैं। एक महिला ने तो इन्हीं हालातों से तंग आकर अपने 13 दांतों को खुद ही तोड़ डाला। दांत के दर्द से परेशान 30 लाख से ज्यादा लोगों को 64 किलोमीटर घूम घूम कर भी इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। ब्रिटेन का डेंटिस्ट संकट भी कोरोना की ही देन है। जी हां, दरअसल कोरोना काल में ब्रिटेन में लगभग 2000 डेंटिस्ट ने काम छोड़ दिया। कुछ डेंटिस्ट का यह कहना है कि उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से भी डेंटिस्ट नौकरी छोड़ रहे हैं। अब भले ही डेंटिस्ट संकट कोरोना में ज्यादा बढ़ गया हो, लेकिन इसकी जमीन सालों से तैयार हो रही थी। अंडर फंडिंग और मौजूदा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी डेंटिस्ट का सरकारी नौकरी से मोह भंग हो रहा है। यहाँ डेंटिस्ट्स को एक फिक्स्ड फीस दी जाती है। इसको लेकर डेंटिस्ट का कहना है कि इलाज की अवधि के मुताबिक उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाता। सरकारी अस्पतालों में डेंटिस्ट की कमी का फायदा प्राइवेट डेंटिस्ट उठा रहे हैं, लेकिन इससे आम लोगों की तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में दांत निकलवाने के लिए लोगों को 500 पाउंड यानी तकरीबन 48,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। सिर्फ चेकअप के लिए ही लोगों को 17 से 18,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग दांत दर्द से निजात पाने को खुद ही दांत उखाड़ रहे हैं। डेंटिस्ट क्राइसिस को बढ़ता देख ब्रिटेन सरकार भी हरकत में आई है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 लाख से ज्यादा डेंटिस्ट की नियुक्ति के लिए 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन ये तुरंत नहीं हो पाएगा और तब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को दांत के दर्द से निजात नहीं मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। इंडिया 360 में देखते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत महत्वपूर्ण खबरें और साथ ही साथ एक दिलचस्प खबर। दुनिया के सबसे छोटे टीनेजर से कराएंगे आपकी मुलाकात एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ऐसा शो जो सिर्फ आपका है। जी बिजनेस पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक ऐसा शो जिसमें बात होती है सिर्फ आपकी और आपके फायदे की। न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए आपके सुझाव पर आपका फेवरेट शो आ रहा है अब एक नए समय पर। देखिए आपकी खबर आपका फायदा, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। हो गया। हो गया? वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? शेयर? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
महंगाई के मोर्चे पर सरकार एक्शन मोड में है। पेट्रोल डीजल के बाद सरकार अब खाने के तेल की कीमतों को कम करने में जुट गई है। इसी कड़ी में सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर कैप लगा दिया है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई जा चुकी है। खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने और चीनी के एक्सपोर्ट पर कैप लगाने से महंगाई कम करने से क्या कीमतें कम होंगी, महंगाई कम होगी, एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए, समझिए पूरा मसला। कमर तोड़ महंगाई सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा और चिंता का विषय है। पहले तो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर जनता को बड़ी राहत दी। अब उसने 2 और बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने 20 लाख टन तक कच्चे सोयाबीन और 20 लाख टन कच्चे सूरजमुखी तेल पर लगने वाले आयात शुल्क और सेस को हटा लिया है। इससे खाने के तेल की कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कमी आने की उम्मीद है। पिछले 1 साल में सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की खुदरा कीमतें 11.5% से अधिक बढ़ चुकी हैं, जबकि इस दौरान पाम ऑयल में 19% और वनस्पति में 28% की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इंडोनेशिया भी पाम ऑयल पर लगे एक्सपोर्ट बैन को हटा चुका है। ऐसे में खाने के तेल की कीमतों में कमी आना तय है। महंगाई को लेकर सरकार की चिंता यहीं खत्म नहीं होती है। उसने चीनी के एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा दिया है। अब 1 करोड़ टन से अधिक चीनी का निर्यात नहीं किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल संकट के चलते इस साल चीनी की ग्लोबल डिमांड बढ़ सकती है। बता दें कि ब्राजील के बाद भारत चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ऐसे में पिछले कारोबारी साल में शुगर सीजन के दौरान अक्टूबर से सितंबर के बीच भारत ने 78 लाख टन चीनी का निर्यात किया था, जिसके चलते घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में फिर से चीनी के दाम बढ़े, इससे पहले कि सरकार ने सेफ्टी मेजर्स के तहत चीनी के निर्यात की लिमिट तय कर दी है। पिछले हफ्ते ही सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि यूक्रेन रूस जंग के चलते ग्लोबल लेवल पर गेहूं की डिमांड बढ़नी तय है। निर्यात पर रोक नहीं लगाने से देश में गेहूं का संकट आ सकता था। पिछले 3-4 महीने में आटे की कीमतों में 4 रुपए का उछाल आ चुका है। जाहिर है, ऐसे में महंगाई से जूझ रही सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई भी अपना काम कर रही है। उसने इसी महीने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी और आगे भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। यानी सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई रोकने के लिए कई फ्रंट पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई दूसरी जरूरी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई या बढ़ाई जा सकती है और ये सारे फैसले बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोविड काल में कईयों का इश्क परवान जरूर चढ़ा, लेकिन बाजे गाजे और धूम धड़ाके के साथ शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाया। इसी वजह से बीते 2 सालों से जो लोग अपने 7 फेरों का इंतजार कर रहे थे, वो कोविड खत्म होते ही शादी के बंधन में बंधने को तैयार हैं। आपको याद होगा, फर्स्ट फेज में 25 लाख तक जो सीजन था उसमें शादियां हुई और अब भी ये पूरा साल जैम पैक्ड है शादियों के लिए। भारत में शादियों का ऑफ सीजन भी जोरों शोरों से चल रहा है और वेडिंग सीजन में इस साल इंडस्ट्री के लिए अक्टूबर से भी ज्यादा दिनों तक चलने वाला है। द ग्रेट इंडियन वेडिंग अफेयर। कोविड काल में जो कपल्स धूमधाम से इस अफेयर का हिस्सा शादियों पर लगी कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बन नहीं पाए थे, अब पूरे गाजे बाजे के साथ तैयार हैं। ऐसा है कि शादियां भी इस साल ऑल सीजन अफेयर बनकर पूरे साल चलने वाली हैं। ना ही मुहूर्त की चिंता, ना ही गर्मी, ना ही बारिश और ना ही महंगाई की मार अब शादी की शहनाई को घर के आंगन में बजने से रोक पाएगी। जानकार बताते हैं कि शादियों का बिजनेस इस साल प्री कोविड लेवल से भी 15% ऊपर है। The wedding season has been extended by next couple of months. उसकी one of the main reason है because of the COVID, there is a lot of demand. People who have not got married, in the past 2 years are getting married in this couple of next coming months. वेडिंग्स का बड़ा बिजनेस मतलब इस इंडस्ट्री से जुड़े हर प्लेयर के लिए बड़ा मुनाफा। कोरोना के बाद कई सेक्टर्स में बड़ी ग्रोथ देखी गई है और इसमें इस एक्सटेंडेड वेडिंग सीजन का बड़ा हाथ है। मसलन ज्वेलर्स की माने तो सोना महंगा होने के बावजूद डिमांड 40% ज्यादा है। प्री कोविड की तरह शादी के सारे वेन्यू फुली बुक्ड हैं। प्री कोविड के मुकाबले वेडिंग वेन्यूज की बुकिंग प्राइस 20 से 40% ज्यादा है। शादी के फोटोग्राफर्स की मांग भी प्री कोविड से 3 गुना ज्यादा बढ़ी है।
टू व्हीलर सेगमेंट में 15% डिमांड देखी गई है। लोग भी काफ़ी स्पेंड कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपेंडिचर है, व्हेन दे वांट टू डू द बेस्ट। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री लगभग 4000 करोड़ के पास आंकी गई है। कोविड में इस इंडस्ट्री को झटका जरूर लगा था, लेकिन अब फुल फॉर्म के साथ रिवाइव हो रही है। कुछ ट्रेंड जरूर बदले हैं। लोग इंटीमेट वेडिंग्स पसंद कर रहे हैं, लेकिन शानो शौकत और धूम धड़ाके में कोई कमी नहीं। एक तस्वीरी जी मीडिया मुंबई। और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बहुत जल्द ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 1 जून से बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। जी हाँ, पहले यह खबर आ रही थी कि ये दरें पहले बढ़ सकती हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 1 जून से ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये आपको महंगा चुकाना पड़ सकता है। तो इस वक्त थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा पक्ष जो होता है, पहला पक्ष तो हो गया वाहन मालिक का, दूसरा हो गया वाहन चालक का, और अगर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें पीड़ित व्यक्ति को तीसरा पक्ष कहा जाता है, यानी कि थर्ड पार्टी। और मोटर वाहन के सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तब ये लगता है थर्ड पार्टी को। अगर जान माल की हानि होती है तो वाहन का जो मालिक है, उसका चालक है, इसके नुकसान की पूर्ति करता है और कानूनी रूप से बाध्यकारी ये होता है। लेकिन इसमें इंश्योरेंस जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहलाया जाता है। और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 1 जून से महंगा हो जाएगा। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट के भी प्रावधान हैं, लेकिन 1 जून से नई गाड़ी खरीदनी थोड़ी सी महंगी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो गया है। ये मैंडेटरी होता है, लेना ही होता है। और इस पे जो महंगाई हुई है वो एक महंगाई के ज़माने में एक और थोड़ा सा आम आदमी के ऊपर एक बोझ ज़रूर पड़ा सकती है, एक जेब पर अतिरिक्त बोझ ज़रूर पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अनुराग से पूरी खबर की जानकारी लेते हैं। अनुराग, क्या कहा गया है ट्रांसपोर्ट विभाग के नोटिफिकेशन में? देखिए, 1 जून से जो है वो नई गाड़ी आप खरीदते हैं तो उसके लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 17 से 23% तक आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया। और जो नई दरें हैं वो 1 जून से लागू होगी। तो यानी जो अगले 5-6 दिन है वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करके, और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 जून से। इसके अलावा जो रिन्यूअल होता है, यानी हर साल जो आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते हैं, वहाँ पर भी बढ़ोतरी की गई है। 6 से 15% तक अलग अलग सीसी की जो गाड़ियां हैं वहां पर भी बदलाव किया गया है। ये जो बदलाव है 3 साल बाद हो रहा है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 साल बाद जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर बदलाव हो रहा है। आखिरी बढ़ोतरी जो हुई थी वो जून 2019 में हुई थी, और जून 2019 के बाद अप्रैल 2020 के अंदर बढ़ोतरी प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड की वजह से उसे टाल दिया गया। 2021 के अंदर भी कोविड की वजह से बढ़ोतरी को टाल दिया गया। और उसके बाद से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वो मांग कर रहा था, क्योंकि वो जो नई गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस दिया जाता है वो 5 साल और 3 साल तक का दिया जाता है। तो इसको भी देखते हुए, इसको भी कंसीडर करते हुए जो बढ़ोतरी है वो नए व्हीकल पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस का प्रावधान है। 2 व्हीलर पे 5 साल का और 4 व्हीलर पे 3 साल का। तो 1 जून के बाद से आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वहां पर आपको 17 से 23% तक जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें ज्यादा पैसे देने होंगे। इसके अलावा गुड्स कमर्शियल व्हीकल है, वहां पर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। माल भाड़े के जो ढोने के जो व्हीकल होते हैं वहां पर मामूली बदलाव किया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस है वहां पर 17 से 23% तक का बढ़ोतरी हुई है और 1 जून से ये लागू होगी। बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, जैसा आपने बताया कि 3 साल से इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इनफैक्ट पहले ये खबर आ रही थी कि 1 अप्रैल से शायद ये बढ़ जाएगा, वो टला। अब 1 जून से अब ये खबर पक्की हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जैसा कि अनुराग बता रहे हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर
और जो बड़े वाहन हैं उन सब का प्रीमियम जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो अब महंगा हो गया है और रिन्यूएबल भी होता है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं। असम में आई बाढ़ से 33 जिलों के करीब 9.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिमा हासो के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और लोगों से मुलाकात भी की। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने में लगातार जुटी हुई है। असम में बारिश और बाढ़ ने राज्य के कई जिलों में कहर बरपाया है। बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई जिलों में चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। दीमा हसाओ जिले में हालात काफी खराब हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दीमा हसाओ जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राज्य के कई जिलों में लोगों के घर अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो घर छुट्टियां मनाने आए थे लेकिन बाढ़ की वजह से वो फंस गए। अभी फिलहाल बहुत बड़ी परिस्थिति बनी हुई है तो अभी मैं आर्मी में हूँ तो जाना पड़ेगा क्योंकि मैं टिकट भी कर दिया था, मैं जाना पड़ेगा। असम में नगांव, दीमा हसाओ समेत कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज के इलाकों में रहने वालों की है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों को राहत पहुंचा रही है। कई जिलों में लोगों को खाने के सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर राहत सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। 3 दिन से आदमी लोगों को खाना नहीं मिला था, उसको हम लेके जा रहा हूँ, लेकिन जाने में रास्ते में बहुत समस्या है। असम में आई बाढ़ से राज्य के 33 जिलों के 9.5 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हैं। कई जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं। असम के 2000 से अधिक गांव अब भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहीं काफी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के अलावा केदारनाथ में खराब मौसम भी आस्था को नहीं डिगा पा रहा है। कोरोना के बाद शुरू हुई इस यात्रा ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार लोगों में कितना जोश है। आस्था का सैलाब लगातार आगे बढ़ रहा है और खराब मौसम उनके हौसले को कहीं से भी डिगा नहीं पा रहा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। दोनों धामों में श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लाइन लगाकर मां गंगा और यमुना के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु बारिश की परवाह किए बिना लगातार आते जा रहे हैं। बच्चे हो या बूढ़े, सभी लंबी लाइन होने के बावजूद दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े होकर खुश हैं और खुद को धन्य मान रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हम गंगोत्री वासियों को बहुत ही हर्षोल्लास महसूस होता है, प्रसन्नता महसूस हो रही है इस चीज को अनुभव करते हुए। प्रशासन के मुताबिक गंगोत्री धाम में अभी तक 1,82,677 और यमुनोत्री धाम में 1,32,870 यात्री दर्शन कर चुके हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ ही दिखाई दे रही है। कोरोना के बाद शुरू हुई इस यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें आज भी हल्की बारिश और आंधी तूफान के संबंध में अवगत कराया गया है। इसको देखते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया जो अपनी मशीनरी तैनात रखें। अभी जैसे कि सुबह से बारिश लगातार हो रही है, अभी यात्रा भी सुचारू चल रही है, रोड भी सुचारू है। इस बीच केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी की वजह से यात्रा को रोकना पड़ा था, लेकिन इसे फिर शुरू कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है। मई महीने में केदारनाथ में दिसंबर-जनवरी वाली बर्फबारी पड़ रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर देखी जा सकती है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ में श्रद्धालु के आने का सिलसिला रुका नहीं है। श्रद्धालुओं की परीक्षा मौसम भी ले रहा है, लेकिन तीर्थयात्रियों के अंदर जोश कम नहीं हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए बात बाजार की कर लेते हैं। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। आज भी कारोबार की शुरुआत अच्छी मजबूती के साथ हुई, मगर शुरुआती घंटे के बाद ही बाजार पर दबाव बनने लगा। हालांकि निफ्टी ने 16,000 के अहम स्तर का सपोर्ट लिया और आखिर में निफ्टी 99 अंक फिसलकर 16,026 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 303 अंक टूटकर 53,749 के लेवल पर बंद हुआ। आज का दिन छोटे और मझोले शेयरों के लिए बहुत खराब था। दोनों इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। कई शेयरों में तो 5 से 20% तक की पिटाई हुई। आज बाजार ग्लोबल संकेत खराब नहीं होने के बावजूद गिरकर बंद हुए। और मार्केट में और एक्शन के लिए इस वक्त और उसका विश्लेषण करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मार्केट लगातार लाल निशान में बंद हो रहा है, कल एक्सपायरी है, क्या चाल आगे रह सकती है सर? जी दीपक जी, थोड़ा सा कॉशन का ही टाइम है। जिस तरह से मार्केट्स साइडवेज रहे हैं 7-8 महीने से, अगर 1 अक्टूबर का देखे मार्केट 17,500 था और जो हाई बनाया मार्केट ने 18,600, वहां से 16,000 के करीब आ गया है मार्केट। और ये 7-8 महीने लगे हैं ये मार्केट इस तरह आने में। तो अब संकेत तो ग्लोबली आएंगे। भारत देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आगे हमें काफी ऑप्टिमिज्म है, बट अभी ग्लोबल टाइटनिंग के चलते, रेट हाइक्स के चलते हमें मार्केट्स थोड़े मंदी में ही दिख रहे हैं। 8 जून को आरबीआई की मीटिंग भी है, वहां पे भी रेट हाइक की उम्मीद है। 35 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक 8 जून को हो जाएगा। फिर जून में फेड की भी बैठक है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जो फेड अपनी बैलेंस शीट घटाना शुरू कर रहे हैं जून 1 से। तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो है फेडरल रिजर्व, वो अपनी बैलेंस शीट घटाना शुरू कर रहे हैं 1 जून से। उसका काफी मार्केट्स पे इम्पैक्ट आएगा। काफी हद तक मार्केट ने उसको पचा लिया है ऑलरेडी, वो दर्शा रहा है, बट कुछ और आ सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कॉशन का टाइम, तो सोच समझ के कॉशन के साथ आगे बढ़ने का वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, वक्त निकालने के लिए और इस विश्लेषण के लिए। नेपाल के दोर बहादुर खापांगी को दुनिया का सबसे छोटे टीन एजर का खिताब मिला है। करीब 73.43 सेंटीमीटर के दोर बहादुर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे छोटा टीन एजर बताया है। ये है नेपाल के दोर बहादुर खापांगी। देखने में भले ही छोटे लगे, लेकिन इसी खासियत की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे छोटे टीनेजर का खिताब मिला है। दरअसल दोर बहादुर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे छोटा टीनेजर घोषित किया है। दोर बहादुर की लंबाई महज 73.43 सेंटीमीटर है। गिनीज बुक में नाम दर्ज होने पर दोर बहादुर और उनका परिवार बेहद खुश है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरे टशन के साथ दोर बहादुर फोटो खिंचवा रहे हैं। चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। आखिर हो भी क्यों ना, सबसे छोटे टीनेजर का खिताब मिलने के साथ ही दोर बहादुर पूरी दुनिया में चर्चित हो गए हैं। भाइ नभएको कारण त्यसमा दुखी नै भइगयो। अब खुसीमा त्यही केही सहयोग हुन्छ कि भन्ने आशा र जगाएर त्यसमै खुसी होना सिक्लाया। दोर बहादुर अपने गांव में ही पहली कक्षा में पढ़ते हैं। हालांकि कई बार उनको अपनी कम लंबाई की वजह से कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। हालांकि शरारतों का सिलसिला घर में भी जारी रहता है। मस्ती का मूड हो तो घर में टीवी पर गेम्स या सीरियल देख लेते हैं। दोर बहादुर अक्सर अपने भाई के साथ ही बाहर निकलते हैं। महज 18 साल के दोर बहादुर जब भी बाहर निकलते हैं तो उनको देखने वालों की भीड़ लग जाती है। दोर बहादुर से पहले दुनिया का सबसे छोटे टीनेजर का खिताब नेपाल के ही खगेंद्र थापा को मिला था, जिनकी लंबाई महज 67 सेंटीमीटर थी। खगेंद्र थापा का 2 साल पहले निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। नमस्कार।